फ्रेंड्स, आज की कहानी है नौकरानी की जिंदगी भाग 26। पिछले भाग में आपने पढ़ा, अगर शर्मा साहब अपनी माँ को अब भी माफ कर दें तो शायद उनका दर्द खत्म हो जाएगा। वे अपनी माँ को चाहते थे, लेकिन उनका धोखा देना शायद वे बर्दाश्त नहीं कर पाए, तभी उनकी ऐसी हालत हो गई। अब आगे। मैं मिस्टर शर्मा से दूसरे दिन मिली तो वे बोले, माफ करना जेरी, मैं कल अपने होश खो बैठा था। मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने गुस्से में तुमसे क्या क्या कहा। तब मैंने उनसे कहा, सर, आपने नशे में कहा कि आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। मैं ऐसा कभी भी नहीं कह सकता जेरी, क्योंकि मैं उनसे बहुत नफरत करता हूँ। शर्मा साहब बोले, लेकिन आपने ऐसा ही कहा था। मैंने कहा, मेरी माँ प्यार के काबिल ही नहीं थी। शर्मा साहब बोले, तो फिर आपको उनके जाने का इतना गम क्यों है? मैंने उनसे पूछा। मुझे उनके जाने का कोई गम नहीं है। शर्मा साहब बोले, झूठ बोलते हैं आप। मैंने कहा, नहीं, ये झूठ नहीं है, सच है ये। शर्मा साहब बोले। तब मैंने उनसे कहा, सच तो ये है सर कि आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और अब भी करते हैं। उनकी एक गलती ने उन्हें आपसे दूर कर दिया, लेकिन आप इतनी कोशिशों के बावजूद भी उन्हें आज तक भुला नहीं पाए। अगर आप उन्हें अब भी माफ कर देंगे ना, तो आपको अब भी सुकून मिल जाएगा और उनकी आत्मा को शांति। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो उसकी वजह केवल प्यार होती है, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं तभी तो हम उनसे नफरत कर पाते हैं। हम ऐसा अजनबियों के साथ तो नहीं कर पाते ना, क्योंकि अजनबी हमारे दिल के करीब नहीं होते। आपकी माँ आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब थी, इसलिए आप उन्हें भुला नहीं पा रहे हैं। आपको उनकी मौत का गम होता है, तभी तो आप उनकी मौत वाले दिन इतना पीते हैं। आपको लगता है कि आप शराब में डूब जाएंगे तो आप उन्हें भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता सर। जो हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं उन्हें हम आसानी से नहीं भूल सकते। आप उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं, तभी तो आपको इतना दुख होता है। अगर आप उनकी गलतियों को भूलने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको इतना दुख नहीं होगा और आप अपनी माँ को फिर से पालेंगे। आपके मन से उनके प्रति कड़वाहट निकल जाएगी और आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। आप जरा खुद से सोच कर देखिए कि जब आपके पिता अपने व्यापार में इतने व्यस्त थे और आप अपनी पढ़ाई में, तो वे खुद को कितना अकेला महसूस करती होगी। कभी आपने और आपके पिता ने उनके मन की बात जानने की कोशिश की? अगर उन्होंने अपनी खुशी के लिए 2 पल का सुकून ढूंढ लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? और किसी पराई मर्द के साथ हम बिस्तर हो जाना, इसे तुम क्या कहोगी? इसका जवाब है तुम्हारे पास में। जब वो मेरे पिता को धोखा दे रही थी तब शर्मा साहब चिल्ला उठे। तब मैंने उनसे कहा, आपके पिता भी तो दौलत कमाने में लगे हुए थे। वो दौलत अपने घर वालों के लिए ही कमा रहे थे ना, लेकिन उन्होंने भी तो अपनी असली दौलत यानी कि अपने परिवार को अहमियत नहीं दी ना। आपके पिता की भी गलती थी, जो एक जवान मर्द को उन्होंने अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। माना कि उन्होंने दोनों पर भरोसा करके ऐसा किया, लेकिन ये सही नहीं था। एक औरत के शरीर की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ जज्बात होते हैं, जिन्हें आपके पिता ने पूरा नहीं किया तो उन्होंने किसी और को चुन लिया। सच तो ये है सर कि इंसान चीजें तो ले लेता है, लेकिन उन्हें अधिक समय तक चलाने के लिए उनका रख रखाव करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही शादी भी होती है। शादी करने मात्र से सारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। रिश्तों को वक्त देना पड़ता है, तभी वे ज्यादा वक्त तक चलते हैं। लेकिन आपके पिता ने तो उन्हें वक्त ही नहीं दिया, तो उस रिश्ते का ऐसा हाल तो होना ही था। हमेशा हर जगह औरत ही गलत नहीं होती। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, वो वहाँ अस्पताल में मर रही थी और आप दोनों बाप बेटे उन्हें देखने भी नहीं गए। जरा सोचिए क्या गुजरी होगी उन पर। वो तो अपने किए की सजा वैसे भी भुगत रही थी, लेकिन आप दोनों ने उन्हें जीते जी मार डाला। कैसे उनकी आत्मा ने अपना शरीर छोड़ा होगा, जरा सोचिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर उनकी जगह आपके पिता के संबंध किसी और औरत के साथ होते और उनकी हालत भी ऐसी हो जाती, वे बीमार होकर बिस्तर पर लेट जाते, तो क्या आपकी माँ उनके आखिरी वक्त में उनकी सेवा नहीं करती? क्या उनको यूं ही अकेले मरने के लिए छोड़ देती, जैसा आप दोनों ने उनके साथ किया? नहीं, क्योंकि एक औरत कितनी भी सख्त क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी संवेदनाएं नहीं मरती।
वो एक मर्द का साथ तभी छोड़ती है जब वो अंदर से टूट जाती है, और दर्दों को सहन करना भी तभी छोड़ती है। क्या आपकी माँ को खुश रहने का हक नहीं था? अगर उन्होंने अपनी खुशी के लिए कुछ कर लिया तो इसमें गलत क्या था? माना कि वो एक गैर मर्द के साथ हम बिस्तर हुई, मैं मानती हूँ उन्होंने गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जरा सोचिए वो उस मुकाम तक क्यों पहुंची? क्योंकि उनका कोई हमदर्द नहीं था। उनकी मनोदशा उस समय क्या रही होगी कि वो इतनी स्वार्थी हो गई, उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। न उन्होंने अपने बच्चे के बारे में और न ही अपने पति के बारे में सोचा, और वो एक गैर मर्द की बाहों में जाकर बहक गई। सच तो ये है कि वो ऐसा करके खुद को और आपके पिता को सजा दे रही थी। वे बेवफा नहीं थी, वे तो बस ये जता रही थी कि उन्हें भी खुश रहने का अधिकार है। वे हमेशा से बाहर पली बड़ी थी, लेकिन शादी के बाद उस चार दीवारी में कैद हो गई। उन्हें भी सांस लेने का हक था, लेकिन उनकी जिंदगी सिमट कर रह गई थी। वे किससे क्या बताती? उनके पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। बस इसी घुटन में उनसे यह अपराध हो गया। मेरी माँ सच में गुनहगार नहीं थी, शर्मा साहब बोले। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा, तो क्या मुझे उन्हें माफ कर देना चाहिए? शर्मा साहब ने पूछा। जी बिल्कुल, मैंने कहा। और फिर उस दिन हम कब्र गा गए जहाँ शर्मा साहब की माँ को दफनाया गया था। हमने बहुत से फूल खरीदे और फिर शर्मा साहब अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ाते हुए रो पड़े और बोले, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। और फिर शर्मा साहब अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोते रहे, और फिर उस दिन के बाद वे मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगे। धीरे धीरे मैं भी उन्हें पसंद करने लगी, और एक दिन उन्होंने मुझसे कह ही दिया कि क्या तुम मेरी जीवन साथी बनना चाहोगी? वे मुझसे उम्र में काफी बड़े थे। मैं उस समय उनसे केवल इतना कहकर चली आई कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं सोचकर बताऊंगी। मैंने उस रात बहुत सोचा और फिर मैंने उनसे शादी के लिए हाँ कह दी। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपसे अपने बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, तब आप मुझसे शादी करने के लिए राजी होइएगा। और फिर मैंने उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता दी। उन्हें मेरे अतीत को जानकर कोई भी परेशानी नहीं हुई, और वे मुझसे बोले, मैं कल ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ एक डील पक्की करने के लिए। वापस लौटकर हम दोनों पहले सगाई करेंगे और फिर शादी। अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हरगिज भी वैसा नहीं करूँगा जैसा मेरे पिता ने मेरी माँ के साथ किया था। व्यापार अपनी जगह और परिवार अपनी जगह, हम तीनों अब एक साथ रहेंगे। तुम अगर चाहोगी तभी हम बच्चा पैदा करेंगे, नहीं तो ईवा ही हम दोनों की बेटी बनकर रहेगी। और फिर ऐसा कहकर उस दिन शर्मा साहब चले गए। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। जब शर्मा साहब ऑस्ट्रेलिया से वापस लौट रहे थे तब उनका प्लेन क्रैश हो गया और वे मुझे छोड़कर हमेशा के लिए उस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद एक बार फिर से मैं अकेली हो गई। शर्मा साहब के जाने का मुझे बहुत गम हुआ। एक सच्चा दोस्त मिला था, ईश्वर ने वो भी मुझसे छीन लिया। मेरी जिंदगी एक बार फिर से उदास और वीरान हो गई। अब मेरे पास कोई काम भी नहीं था, क्योंकि शर्मा साहब के व्यापार और संपत्ति का कोई भी दावेदार नहीं था। इसलिए सरकार ने उसे अपने कब्जे में ले लिया, जिससे मेरा काम भी जाता रहा। कॉलेज में भी कोई और मॉडल आ गई थी, वो मुझसे उम्र में कम थी, तो वहाँ भी मेरी जरूरत नहीं थी। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी वो भी अब खत्म हो चली थी और मुझे अब तक कोई भी काम न मिला था। तभी एक दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मूर्तिकार माधव खड़ा था। उसने मुझसे नमस्ते की और बोला, जेरी मैडम, मुझे आपसे कुछ काम था। मैंने कहा, हाँ कहो। तब वो बोला, साहब के चले जाने से मेरा काम भी बंद हो गया है। ईश्वर की कृपा से एक जगह और काम मिला है, लेकिन उनके पास कोई मॉडल नहीं है जिसकी मैं मूर्तियां घड़ सकूं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप ये काम करना चाहेंगी? मैंने कहा, मैं भी कब से काम तलाश कर रही हूँ। अच्छा हुआ जो तुम आई। और मैंने उसे अंदर बिठाकर चाय नाश्ता कराया। वो मुझे एक पता देते हुए बोला, आज शाम को आप यहाँ आ जाइएगा, मैं भी वहीं पर मौजूद रहूंगा, आपको काम मिल जाएगा। उस दिन माधव मेरे लिए आशा की किरण बनकर आया था। वो मुझसे नफरत करता था, लेकिन इसके बावजूद भी
वो मेरी मदद करने आ पहुंचा। शाम को मैं उस पते पर गई और उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। फिर से एक बार मेरी जिंदगी ठीक से चलने लगी। फिर मैंने माधव से एक बार पूछ ही लिया, माधव तुम मुझे पसंद नहीं करते, तब भी तुमने मुझे काम दिलवाया। तब वो बोला, आप एक औरत है इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं आपके काम से नफरत करता हूँ। सभी औरतें घटिया नहीं होती, हो सकता है इस काम को करने के लिए आपकी कोई मजबूरी रही होगी। उस दिन मुझे लगा कि माधव की सोच गलत नहीं है। अब मैं भी बहुत सी जगहों पर काम करने लगी थी। किसी भी एक जगह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मैंने मना कर दिया था, इसलिए मुझे अब ज्यादा पैसे मिलने लगे। मैं अब काम के हिसाब से पैसे लेती, जिस दिन काम किया उसी दिन पैसे ले लिए। अब धीरे धीरे ईवा भी बड़ी होने लगी थी। इस बीच मैंने केवल अपने फायदे के लिए कई पुरुषों से प्यार का नाटक भी किया। मुझे अब पता चल गया था कि सीधी सादी औरतों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, इसलिए मैंने भी अब खुद को दुनिया के हिसाब से ढाल लिया था। कई उद्योगपतियों को अपनी खूबसूरती के जाल में फांस कर रखा और उनके दम पर ही मैंने खूब दौलत और शोहरत हासिल कर ली। लेकिन अब मेरे चेहरे की मासूमियत और बदन की नजाकत मेरा साथ छोड़ने लगी थी। अब मुझे अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए मेकअप का ज्यादा सहारा लेना पड़ता था। इसी बीच मेरी मुलाकात विनोद से हुई, जो बहुत ही अमीर और अपने माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। उसके बाप दादा खानदानी रईस थे। उन्हीं बाप दादा की दौलत के दम पर वो बहुत उछलता था। उसका बहुत सारी चीजों का व्यापार था। उसके एक फार्म हाउस में तो घोड़े ही घोड़े पले थे। उसके ज्वेलरी स्टोर भी थे और सबसे बड़ा शोरूम तो उसका संगमरमर की मूर्तियों का था, जहां वो औरतों की अर्धनग्न मूर्तियां बेचा करता था और उसकी उन मूर्तियों की मॉडल मैं थी। मैंने अपने काम के लिए उसे फंसा रखा था और उसका तो शौक ही था नित नई नई लड़कियों से संपर्क बनाना। मैं उसे अपने घर में केवल इसीलिए घुसने देती क्योंकि मैं उसके लिए काम करती थी और वो मेरे घर में केवल ईवा के लिए घुसा करता था। वो मुझसे अक्सर कहता कि तुम्हें अपनी छोटी बहन को भी मॉडल बनाना चाहिए, उसका फिगर कितना अच्छा है। और उसकी ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैंने तो मजबूरी में ये राह पकड़ी थी, लेकिन मैं ये काम ईवा से कभी भी नहीं करवाना चाहती थी। जवान होती ईवा पर उसकी गंदी नजर थी। उसे दोस्ती बनाए रखना मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं उसके लिए काम करती थी। मैं हरदम कोशिश करती कि वो ईवा से दूर रहे, लेकिन मैं जब भी घर पर नहीं होती तो वो आधमकता और अपनी मीठी मीठी बातों से वो ईवा को फंसाने की कोशिश करता। ईवा कम उम्र और मासूम थी, उसे बहकाना बहुत ही सरल था, इसलिए वो घर पर मेरी नामौजूदगी में ही आता और उसके लिए महंगे महंगे तोहफे लाता। जब मैं घर लौटती तो उसे घर पर मौजूद पाकर मेरा पारा चढ़ जाता और इससे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता जब ईवा उसका लाया हुआ उपहार मुझे चहकते हुए दिखाती। मैं जब ईवा को उससे दूर रहने के लिए कहती थी तो वो मुझसे कहती कि मिस्टर विनोद इतने अच्छे इंसान तो हैं, पता नहीं आपको क्यों पसंद नहीं है। मैं भला उसे कैसे कहती कि तू मेरी बेटी है और वो एक भेड़िया जो तुझे हमेशा नोचने की ताक में रहता है। मैं दिन भर ऐसी निगाहों के बीच रहती हूँ। कई बार ऐसा लगता कि ईवा को सब सच सच बता दूं, लेकिन फिर मैं सोचती कि न जाने वो कैसी प्रतिक्रिया दे। कहीं वो इस बात को लेकर मुझसे नफरत करने लगी तो मैं उसकी नफरत लेकर जी नहीं पाऊंगी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और अब विनोद के यहाँ मुझे काम करते 2 साल होने को थे। फिर मुझे कहीं और काम मिल गया तो मैंने विनोद का काम छोड़ दिया। मैंने सोचा था कि विनोद का काम छोड़ दूंगी तो उसे दूरियां भी बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं, वो तब भी मेरे घर आता जाता रहता और धीरे धीरे आखिर उसने मासूम ईवा को अपने जाल में फंसा ही लिया। और उस रात जब मैं काम से लौटी तो मैंने दरवाजे पर विनोद की कार को खड़े पाया। मुझे कोई शंका हुई। मैंने घर का दरवाजा खोला क्योंकि मेरे पास भी घर की एक चाबी रहती थी, तो मैं बिना शोर मचाए घर के अंदर घुसी। मेरी आदत थी मैं घर आने के बाद सबसे पहले ईवा के कमरे में उसे देखने जरूर जाती, लेकिन उस रात माजरा कुछ और ही था। क्योंकि विनोद घर पर था, फिर मैं चुपके से ईवा के कमरे की ओर गई तो मैंने देखा कि ईवा और विनोद उसके बिस्तर पर एक साथ थे। मैंने उन दोनों को देखते ही कहा, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। मेरी आवाज सुनते ही दोनों अपने अपने कपड़े संभालने लगे, लेकिन तब कोई फायदा नहीं था।
मैंने सब देख लिया था। मैं डाइनिंग हॉल की ओर आई और दोनों मेरे पीछे पीछे आए, लेकिन मेरी आंखों में तो खून सवार था। विनोद मेरे पास आकर बोला, जेरी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी और मैंने वहीं कोने पर रखा पीतल का फूलदान उठाकर विनोद के सर पर दे मारा। उसे लगी तो गुस्सा हो उठा, लेकिन फिर मैंने उसी फूलदान से बिना रुके उसके सर पर 6-7 बार और वार किए और वो खून से लथपथ होकर फर्श पर गिर पड़ा। फिर ईवा मेरे पास आकर बोली, दी, आपने क्या किया? मैंने आव देखा न ताव डाइनिंग टेबल पर मौजूद फलों की बास्केट में रखा चाकू उठाया और ईवा के पेट में घोंप दिया और फिर 2-3 बार उसके पेट से निकाल कर घोंपती रही। फिर ईवा भी वहीं फर्श पर गिर पड़ी और फिर मैं सुबह होने का इंतजार करने लगी, क्योंकि मैं पहले जी भरकर रोना चाहती थी। सुबह होने पर मैंने पुलिस को फोन किया, तब तक पवित्रा भी आ पहुंची। बस यही कहानी थी मेरी। ईवा की कहानी सुनकर पवित्रा आश्चर्यचकित थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।